हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारी इस सीरीज की पिछली वीडियो कैसी लगी? भैरवपुर रेलवे स्टेशन पर गांव ने नया डेरा डाल लिया था, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। लेकिन कुछ दिनों से गांव में एक और हलचल शुरू हो गई थी। शिवकांत जी तो 10 दिनों से गांव नहीं आए थे और हमें पता ही है कि उनकी बेटी की शादी आने वाली है। इसलिए गांव वालों ने ये सोचकर कि वो काम में बिजी होंगे, उनका इंतजार नहीं किया और फिर से इकट्ठा होने का फैसला किया। लेकिन अब समय आ गया था गर्मियों का। रातें छोटी और दिन लंबे हो गए थे। चाय वाले मोहन ने चाय के साथ लस्सी भी रखना शुरू कर दिया। गांव में नेपाल से 15-20 परिवार व्यापार के लिए आए थे। उन्होंने अपना अस्थायी बसेरा गांव के उस बंद पड़े भैरवपुर रेलवे स्टेशन पर लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कोई मेला लग गया हो। गांव के लोग भी इस नए माहौल में रेलवे स्टेशन वाली बातें भूल गए। गांव में फैल रही भूतों और डरावनी किस्से कहानियों की चर्चाएं एकदम से बंद हो गई थी। पिछले एक हफ्ते से गर्मी होने के बावजूद गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग भी स्टेशन तक आते और अपने घर के लिए जरूरी वस्तुएं लेकर जा रहे थे। व्यापारी अपने साथ नेपाल की लोकल कला, पेंटिंग्स, वेल डिजाइन और अच्छे कलर से सुशोभित मिट्टी के घड़े, तरह तरह के बर्तन, नए और पुराने कपड़े, बच्चों के खिलौने और बहुत सारी वस्तुएं लेकर आए थे। ये व्यापारी नए जमाने के बंजारों की तरह व्यापार करते थे। उन्होंने किराए पर बैलगाड़ियां, ट्रक्स और टेम्पो हायर किए थे। वो एक जगह व्यापार करके दूसरे ओर जाने के लिए फिर से मालवाहकों को किराए पर लेते थे। अपने छोटे बच्चे और बूढ़ों को भी वो साथ रखते। छोटे छोटे बालक उनको व्यापार में मदद करते, लेकिन इस गर्मी में उनको खुले में सोते और जो मिल जाए खाना खाते देखकर हमारा दिल भी दहल जाए, वैसे नज़ारे गांव वालों ने देखे। मोहन सोच में पड़ गया था कि इतनी गर्मी में सिर्फ एक छोटे से टेंट में ये लोग अपना समय बिता रहे हैं। उनको आए हुए एक हफ्ता हो गया था। व्यापार तो अच्छा हो रहा था, लेकिन गांव वाले चिंतित थे कि अगर उनमें से कोई बीमार पड़ गया तो क्या होगा। रोज सुबह से शाम तक आसपास के गांव वाले आते, जरूरी सामान लेते और अंधेरा होने से पहले ही निकल जाते। यानी दिन में गांव मानो मेला लगा हो वैसा दिखता, लेकिन शाम होते ही स्टेशन के पास पाए छोटे छोटे टेंट में अपने अपने लालटेन जलाकर वो लोग सो जाते और एक अजीब सा सन्नाटा बढ़ जाता। रीना और सरोज अपने अपने घरों से देखते कि वो लोग कितने आराम से सो रहे हैं। दूसरी ओर मोहन के साथ साथ अब 2-3 और लारी वाले भी अपना ठेला लगा रहे थे। गोला बनाने वाला राजू, आइसक्रीम वाला अमित और पूरी सब्जी वाला संतोष। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन गांव वाले अब थोड़ा असहज होने लगे, क्योंकि काफी दिनों से उन्होंने स्टेशन पर बैठकर गप्पे नहीं मारे थे। जो शाम के वक्त का उनका डेरा था, अब वो अस्थायी रूप से व्यापारियों का नया बसेरा था। स्टेशन खाली नहीं रहता था, इसलिए गांव वाले इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। हरिराम काका ने मोहन से बात की। बेटा मोहन, ये लोग तो कब जाएंगे इसका पता नहीं, शिवकांत जी कब आएंगे उसका पता नहीं है। मोहन बोला, हाँ काका, सही कहते हैं आप। अगर शिवकांत जी आ गए तो वो अपना स्टेशन मास्टर का पावर इस्तेमाल करके इनको बोल सकते हैं कि स्टेशन खाली करे। हरिराम काका ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हम इनको थोड़ी ही यहाँ से कहीं खदेड़ सकते हैं, ये मानवता के विरुद्ध है। अब देखो, उनके पास ना कोई घर है ना कोई व्हीकल। मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि अगर ये रात को अपनी रसोई पकाकर अपने बच्चों और बीवियों की तरह ही टेंट में सोते, तो हम इन गर्मियों के दिनों में देर रात तक यहाँ बैठ सकते थे। लेकिन इनके पुरुष टेंट में अपने बीवी बच्चे सुलाते हैं और खुद स्टेशन में सोते हैं। मोहन भी सोच में पड़ गया कि क्या किया जा सकता है।
दूसरे दिन सवेरे मोहन ने एक तरकीब निकाली। उसने गोला बनाने वाले राजू, आइसक्रीम वाले अमित और पूरी सब्जी वाले संतोष को दोपहर जब थोड़ा ट्रैफिक हल्का हुआ तो एक साथ बुलाया। उसने जानबूझकर एक व्यापारी परिवार के मुखिया जो मूंछों को ताव देकर हुक्का पी रहे थे, उनको उनकी बातें सुनाई दे वैसे बातें करना शुरू किया। मोहन बोला, अरे अमित, तुमको पता है, गर्मियों के इस मेले के पहले हम रात को यहाँ पर इकट्ठा होकर अपने अपने सुने सुनाए किस्से कहानियां एक दूसरे को बताते थे, जिसमें भूतों की बातें होती थी। अमित सोच में पड़ गया। उसने कहा, अरे तुम गांव वालों को यही जगह मिली थी क्या? फिर राजू बोला, क्या वो कहानियां सच्ची होती थी या बस मनगढ़ंत कहानियां? ये सारी बातें वो बुजुर्ग व्यापारी सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक तेज चमक और कुछ बातें बताने की आतुरता थी। संतोष ने कहा, अरे ये सब सच नहीं होता, बस लोगों के मनों का वहम है और उनके दिलों में बैठा डर है। मोहन बोला, वो कहानियां सच थी भाई। एक तो मेरी ही साली की बात मैंने सबको बताई थी, जब वो मुंजिया फार्मिंग की वजह से एक नासमझ आत्मा के चंगुल में फंस गई थी। अगर आप सभी ने वो कहानी नहीं सुनी है तो जरूर सुनिएगा। वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में जरूर मिल जाएगी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियों की सीरीज जारी रख सके। मोहन की बातें सुनकर अमित बोला, तो अब क्या दिक्कत है? चलो आज शाम को बैठते हैं और करते हैं बातें। मोहन ने जवाब दिया, लेकिन अब इन व्यापारियों ने अपना बसेरा यहाँ स्टेशन पर किया है तो ये मुमकिन नहीं है। अमित ने कहा, मैं ये सब नहीं मानता, सब बकवास होता है। उसी वक्त वो बुजुर्ग अपना जलता हुआ हुक्का साइड में रखते हैं और खड़े होकर बोलते हैं, एक भारी और बहुत समझदारी भरी आवाज में, अरे अमित, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब सच होता है। मुझे नहीं पता लोग झूठ कैसे बोल लेते हैं, लेकिन ज्यादातर कहानियां सच्ची होती हैं। मोहन अंदर से खुश हो गया और बोला, अरे आपने बिल्कुल सही कहा काका, मैं भी मानता हूँ लोगों पर आत्माएं अपना प्रकोप झाड़ती हैं। उनका नाम सुधीर था। सुधीर चाचा ने कहा, मेरे बेटे के साथ ये घटना हुई है, ये सब झूठ नहीं सच होता है। मोहन अपने प्लान में सफल हो गया था। इसको तो बस इस टॉपिक को छेड़कर ये देखना था कि क्या इन व्यापारियों के साथ बैठा जा सकता है या नहीं। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ था काका? तभी दोपहर के 3:30 बज गए और गांव में भीड़ फिर से आने लगी। सुधीर चाचा ने कहा, मैं रात को बताता हूँ सबको, तुम अपने लोगों को बुला लेना जो पहले बैठते थे। इतना सुनते ही मोहन ने सीधा सरोज बहन के घर धीरज चाचा को और हरिराम काका को फोन कर दिया और सब बताया। सब खुश हो गए कि आज तो फिर डेरा डालने को मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि भले ही वो सिर्फ डेरा डालने के लिए और गर्मियों में गप्पे लड़ाने के लिए इकट्ठा होकर भूत प्रेत और आत्माओं की बातें कर रहे हो, लेकिन इस बार जो कहानी वो सुनने वाले थे वो कोई आम प्रेत आत्मा की कहानी नहीं, कुछ और ही था। शाम हो गई, लेकिन आज सबने तय किया था कि इतने सारे लोग हैं तो डर तो वैसे भी नहीं लगेगा, इसलिए सबने खाना खत्म करके रात को ही बैठने का प्लान बनाया। रात के 9 बजे जब सबका खाना और काम खत्म हुआ तो सरोज, रीना, हरिराम काका, धीरज चाचा, मोहन, अमित, राजू और संतोष आ गए। उनके आते ही कुछ लोग जाग रहे थे। सुधीर चाचा, उनका एक बेटा, 2 महिलाएं और 2 लड़के करीब 20-30 साल के होंगे, वो इन सब का इंतजार कर रहे थे। सुधीर चाचा ने कहा, सब बैठ जाओ, और राजू को कहा, राजू तुम एक काम करो, मैंने तुमको कहा था, तुम सामान लाए हो ना? राजू ने कहा, हाँ मैं गोला बनाने के लिए सब लाया हूँ। सुधीर चाचा ने कहा, आज मेरी तरफ से सबको पहले गोला खिलाऊंगा, तुम बनाओ। राजू ने अपनी लारी से कपड़ा हटाया और काम शुरू किया। वो भी सुन रहा था सुधीर चाचा क्या कह रहे थे। चाचा ने बताया कि आज से 5 साल पहले
जब उनके छोटे लड़के की ट्रैफिक पुलिस में नई नई भर्ती हुई थी तो उनको ट्रेनिंग के लिए एक हिल स्टेशन भेजा गया था। हिल स्टेशन कोई खास बड़ा नहीं था, न कोई वहां आता जाता था। बस शाम होते होते कुछ चुनिंदा बसें आती और लोग वहां घूमने आते। हिल स्टेशन पर एक छोटी सी पहाड़ी पर ट्रैफिक पुलिस की एक चौकी बनाई गई थी। वहां से नए स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती, लेकिन वो ऑफिस भी काफी मरम्मत मांग रही थी और 5 सालों तक उसकी खिड़कियां और दरवाजे टूटी फूटी हालत में थे। वहां के लोकल लोग तो उसके पास भी नहीं जाते थे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि आज तक जितनी भी बैचेस यहाँ पर ट्रेन होने आई हैं उनमें से हर एक में से कोई ना कोई या तो किसी एक्सीडेंट में या कोई बीमारी की वजह से या तो मारा गया है या अपाहिज हो गया है। जब मेरे बेटे की 15 दिनों की ट्रेनिंग वहां से होनी थी तो हमें काफी लोगों ने सावधान किया, लेकिन मैं और मेरा परिवार इन सब चीजों में तो मानते ही नहीं थे, ना ही हम किसी मान्यता को मानते थे। मेरे बेटे सुरेश ने ये बस एक अंधविश्वास है और उसी के चलते इतनी कहानियां प्रचलित है, ये सोचकर अपना सामान पैक किया और वहां के लिए चल दिया। उसने बताया कि वहां जाते ही मैंने देखा एक बहुत ही पुरानी ऑफिस, टूटी फूटी हालत, ऑफिस की छत पर कई जगहों पर मकड़ी के जाले और आसपास ना कोई चाय की दुकान ना कोई घर। ऑफिस से बाहर निकलते ही 500 मीटर चलना पड़ता था और एक छोटी पहाड़ी के उस पार उनको ट्रेनिंग में जाना होता था। ट्रेनिंग भी थोड़ा बहुत रनिंग, साइन बोर्ड याद करना और मैप देखना। हमें बताया गया कि इस ऑफिस में 5 लोग सो सकते हैं। अगले 15 दिनों के लिए यही आपका ठिकाना है। वो एक कंटेनर केबिन थी, 500 मीटर दूर, और एक केबिन थी जिसमें से एक में खाने पीने की व्यवस्था करने एक कुक आता था और उसके रास्ते में दूसरी केबिन थी जिसमें बाथरूम और टॉयलेट की व्यवस्था थी। रात को बिना खाए मैं तो सो गया और सुबह जल्दी उठकर बाथरूम चला गया। वहां पर मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया। सिर्फ 2 मिनट में अचानक केबिन बहुत ही ठंडा होने लगा, मानो बाहर बर्फ गिरने लगी हो। जैसे तैसे करके मैं फ्रेश होकर बाहर आया और नहाने उसके दूसरे कंपार्टमेंट में गया। शावर की सुविधा थी, तो मैंने जैसे ही शावर ऑन किया कोई अजीब सी स्मेल आई। धूल मिट्टी वाला पानी, ब्राउन कलर का, और उसमें बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। मैं नहाया नहीं, बाहर आ गया और अपने साथी सुदेश को बताया। उसका भी पहला दिन था। सुदेश ने कहा, अगर ऐसा है तो कंप्लेन करनी होगी। कल तो सीनियर बता रहा था एक बैच तैयार होकर गई है, इसलिए यहाँ सब ठीक ठाक है। हमने कॉल करके सीनियर को बताया। वो चौंक गया, क्योंकि कल ही उसने कंटेनर की ऊपर की 3 टंकियां जो 1-1 हजार लीटर की थी वो भरी थी और नीचे से वो तीनों एक कॉमन पाइप से कनेक्टेड थी। उसने हमको बताया कि ऊपर चढ़कर देखो, टंकी का ढक्कन हटाकर। मैं और सुदेश ऊपर चढ़े और हमने एक एक करके तीनों टंकी को देखा। एकदम साफ और क्लीन पानी था, न कोई बदबू न कोई कचरा। फिर नल में सब जगह ऐसा क्यों आ रहा था? हम उतरे, अपनी ट्रेनिंग की जगह गए तो हमारी बैच में सिर्फ 3 लोग ही थे। तीसरी थी एक लड़की विनीता और ट्रेनर था अरुण। वो हमारा इंतजार कर रहे थे। विनीता को लड़की होने की वजह से ट्रैवल करने की अनुमति थी। वो सुबह जल्दी आएगी, शाम को ट्रेनिंग खत्म करके चली जाएगी, ऐसा उसका प्लान था। जब हम दोनों 500 मीटर चलकर ट्रेनिंग की जगह पहुंचे तो अरुण और विनीता हमें देखकर थोड़ा अजीब बर्ताव करने लगी। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। अरुण ने बोला, ये तुम्हारी दोनों की आंखों को क्या हो गया? विनीता ने भी अजीब मुंह बनाया। हमने एक दूसरे को देखा। आंखें एकदम लाल, जैसे उसमें मिर्ची गिर गई हो, और आसपास काले सर्कल्स, डार्क सर्कल, एक टेनिस बॉल जैसे थे, और हमारी आंखें सूज गई थी। अरुण ने कहा, कल सोए नहीं थे क्या? मैंने कहा, अरे अभी तक ठीक थे। जब अपने उस पानी की टंकी को हम देखने को बोला, सुरेश तो वैसे ही डरने लगा था। उसने कहा, कहीं हमारे शरीर में कोई आत्मा तो नहीं घुस गई? लेकिन मैंने और विनीता ने उसका मजाक उड़ाते हुए बताया
कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आंखों में न दर्द था न थकान। तो हमने ट्रेनिंग शुरू की। बेसिक रूल्स और मैप हमको अरुण ने बताया और नए ट्रेनिंग नियम का एक पोस्टर दिया। 3 घंटे की ट्रेनिंग के बाद हमारा काम पूरा हुआ। अब हमें वापस केबिन में जाना था, लेकिन पहले खाना खाकर। जब मैं खाना खाने बैठा तो पता नहीं कैसे मुझे बाकी दिनों के मुकाबले बहुत तेज भूख लगी। मैं 5 की जगह 11 रोटियां खा गया। फिर भी भूख शांत नहीं हो रही थी। मुझे देखकर सुदेश ने कहा, अरे ऐसे क्यों खा रहे हो? कुक आया और बोला कि सर आपके लिए रात का खाना बनाया था, आप वो भी खा गए। तब मुझे थोड़ा गड़बड़ लगी। मैं वहां से निकलकर अपने कैबिन में आया। सुदेश पीछे पीछे चल रहा था। हमने आकर देखा कि सुबह जो सफाई की थी, कैबिन से जो मकड़ी के जाले हमने निकाले थे, वो सब वापस आ गए थे और कैबिन की हालत वैसी ही थी जैसी कल थी। सुधीर चाचा ने बीच में कहानी रोकी और राजू से पूछा, अरे भाई गोले बन गए क्या? राजू ने कहा, बस तैयार ही हो रहे हैं। मैं जरा आपकी कहानी में खो गया था। जल्दी करो भाई। ऐसा बोलकर सुधीर चाचा ने अपना हुक्का जलाया और बोलना शुरू किया। सुरेश को नींद नहीं आ रही थी कैबिन में। उसको छाती में जलन हो रही थी। उसने सुदेश को बताया। सुदेश ने उसको एक एसिडिटी की गोली दी, लेकिन वो खाने के बाद भी उसको शांति नहीं मिली। उसने पानी की पूरी बोतल खाली कर दी, लेकिन उसकी जलन फिर भी शांत नहीं हुई और सुदेश डरने लगा। उसने देखा कि सुरेश की आंखें अब और लाल हो रही थी। वो डरने लगा और उसने पूछा, सुरेश तुम ठीक तो हो? आखिर बात क्या है? तुम्हारी आंखें अब पहले से काफी ज्यादा लाल हो रखी हैं। फिर अचानक मेरी आवाज बदलने लगी और मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मेरे सर पर कोई चीज बैठ गई हो या कोई बोरी का भारी वजन किसी ने रख दिया हो। मैं होश में था, लेकिन मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था। मैंने सुदेश को कहा कि तुम मुझसे दूर रहो। सीधा सोने चला गया। मैं लगातार 7-8 घंटे सोया और रात को 9 बजे उठा। सुदेश ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया और वो केबिन से बाहर चला गया। न उसने मुझे खाने को पूछा, न मेरी तबीयत पूछी। लेकिन अभी भी मेरा सर बहुत भारी था। मैं उठा और आईने में देखा तो मेरा मुंह अब चेहरे की रौनक खो चुका था और 2-3 जगह पर मैंने खुद अपना चेहरा नोचा था। नींद में शायद, और खून बाहर आ रहा था वहां से। मुझे देखकर डर लगा। इस डर की वजह से जोर की मुझे बाथरूम लगी। मैं बाथरूम गया तो मुझे पेट में बहुत दर्द होने लगा। 1 घंटे तक मैं वहां बैठा रहा, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ और मैं बाहर आ गया। सुदेश मुझसे दूर रहकर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। थोड़ी देर में मेरे पेट में जलन होने लगी और मैं फिर से पानी ढूंढने लगा। उसी वक्त एक गाड़ी आई। सुधीर चाचा बोले कि उस गाड़ी में मैं था। सुदेश ने मुझे फ़ोन करके सब बता दिया था जब सुरेश सो गया था, इसलिए मैं उसको लेने के लिए निकल पड़ा था। जब मैंने अपने बेटे को देखा तो मुझे लगा उसको कोई फूड इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा था कि उसे फूड इन्फेक्शन हुआ है। हम एक पुरानी मारुति गाड़ी में थे। उसको मैंने पीछे बिठाया। आगे मैं था और मेरा बेटा ड्राइविंग कर रहा था। सुदेश को उसके पास नहीं बैठना था, इसलिए वो ट्रेनिंग वाली कैबिन में चला गया, ट्रेनर के पास। जब हम थोड़ा हिल स्टेशन से बाहर आए तो अचानक गाड़ी में सुरेश अपने हाथ पैर पछाड़ने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पहले उसने अपना मुंह नोचा और गाड़ी के लेफ्ट साइड के शीशे में हाथ मारा। अब उसकी आंखों से डार्क सर्कल चले गए थे, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी हल्की सी भूरी और सफेद पड़ने लगी थी। हम हाईवे तक पहुंच चुके थे, लेकिन अब ड्राइविंग करना मुश्किल हो रहा था। सुरेश की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो सकता था, इसलिए मेरे बेटे ने गाड़ी रोक दी। उसने कहा, भाई भाई क्या हो रहा है तुझे? क्यों इतना शोर मचा रहा है? लेकिन अब सुरेश शायद अपने होश में नहीं था। उसको जवाब देना बंद कर दिया और वो सामने देखकर घूरे जा रहा था। मैंने तुरंत अपने बेटे विनय को गाड़ी से बाहर निकलकर बात करने को कहा।
हम गाड़ी से थोड़ा दूर आए और बातें करने लगे। मैंने उसको कहा, बेटा, कहीं किसी चीज़ के चपेट में तो नहीं आ गया? ये उसको क्या हो रहा है? विनय ने कहा, हाँ पिताजी, मुझको भी यही लग रहा है। ये गाड़ी चलाने नहीं देगा और इस हालत में उसको हॉस्पिटल ले जाना मुश्किल है। फिर हमने डिसाइड किया कि मेरे एक रिश्तेदार जो भूत प्रेत का साया उतारने वाले तांत्रिक को जानते हैं, उनको कॉल करके मदद मांगते हैं। हमने उनको फ़ोन किया और मेरे जीजा उस शख्स को लेकर आ रहे थे। आधे घंटे में वो लोग वहां पहुंच गए और जब उस तांत्रिक ने गाड़ी के बाजू में जाकर देखा तो मेरा बेटा अभी भी खुद से बातें कर रहा था, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा था और अपने नाखूनों से अपने हाथों को खरोच रहा था। फिर उसने हमें बताया और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने कहा कि अगर इसका इलाज अभी नहीं हुआ तो ये शायद कल तक जिंदा नहीं रहेगा। आप गाड़ी झाड़ियों में ले चलो। मेरे जीजा ने मुझे गले लगाया और आश्वासन दिया। हमने गाड़ी थोड़ा अंदर लगाई ताकि मेन हाईवे पर कोई कुछ देखे नहीं। फिर तांत्रिक ने अपनी थैली से कुछ सामान निकाला। उसमें था एक काला कपड़ा, काफी बड़ा और लंबा। पहले तांत्रिक ने गाड़ी से 5 हाथ की दूरी नापी और उसको किसी अभिमंत्रित पानी से गीला किया। फिर उस दूरी पर वो कपड़ा बिछाया। फिर कपड़े के चारों कोने पर एक एक दिया जलाया। फिर 3 साइड्स पर एक एक दिया जलाया, लेकिन गाड़ी वाले साइड पर दिया नहीं रखा। फिर हमने पता नहीं क्या किया था, पर हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसकी कोई तंत्र मंत्र में काम में आने वाली चीजें थी। वो उसने एक एक करके सेट करना शुरू की। उसके बाद वो कोई ध्यान में बैठ गया। अंदर अचानक सुरेश अपने हाथ पैर पछाड़ने लगा। मुझे उसकी चिंता हो रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता था मैं। फिर मेरे जीजू ने मुझको संभाला और थोड़ी देर में तांत्रिक बोला, ये एक लड़के की आत्मा है जिसने 5 साल पहले उस जगह पर, उस जंगल में अपने आप को फांसी लगाई थी। मुझे देखने में इतना आया है कि न तो वो यहाँ का था, ना ही उसको कोई जानता था। अब मैं आप तीनों को एक एक करके धागा बांध देता हूँ, फिर आप उसको गाड़ी से बाहर लाइए। तांत्रिक ने मुझे, मेरे बेटे को और मेरे जीजू को एक एक धागा बांध दिया, लेकिन वो भी दाहिने हाथ में। हम उसको लेने गाड़ी की ओर गए। तब तक उसने अपने पतलून को ऊपर करके अपने पैरों में भी खरोंचे मार दी थी और वहां से भी खून निकल रहा था। जैसे ही मैंने और मेरे बेटे ने गाड़ी का दरवाजा खोला, वो पीछे हट गया और हाँ हाँ करता हुआ चिल्लाने लगा। पीछे से तांत्रिक ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, वो अब आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर हमने हिम्मत करके उसको गाड़ी से निकाला और उस काले कपड़े तक उसको घसीटते हुए लेकर गए। सुधीर चाचा ये कहानी बता ही रहे थे कि गर्मियों की इस रात में सबको मेले की खुशी याद ही नहीं रही और फिर से डर लगने लगा। उन्होंने महसूस किया कि जो कीट पतंगे और कीड़े मकोड़ों का झुंड काफी दिनों से नहीं आ रहा था, वो फिर से दिखाई देने लगा था। सुधीर चाचा ये माहौल देखकर समझ गए कि नकारात्मकता उनके नजदीक आ रही है, इसलिए उन्होंने कहा, देखिए, अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ और फिर आप लोग अपने अपने घरों के लिए निकल जाइए। फिर उन्होंने कहा। तांत्रिक के कहने पर हमने सुरेश को उसके सामने बिठाया और सुरेश कहीं और नहीं देख रहा था। उसने दिए की रोशनी से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। तांत्रिक ने हमको इशारा किया कि पीछे चले जाओ। फिर वो कुछ मंत्र बोलने लगा और थोड़ी देर में बोला, ये आत्मा हमें कुछ कह नहीं पाएगी। उसने अपने आप को फांसी लगाई थी, इसीलिए उसका मुंह दब गया है और वो बोल नहीं पाएगी। मैं आपके बेटे से इसको दूर कर देता हूँ, लेकिन आप तुरंत तैयारी कर लेना कि अपने बेटे को यहाँ से हो सके उतना दूर ले जाओ और फिर उस केबिन को वहां से हटवाओ। तांत्रिक ने एक काले प्याले में एक सफेद रंग मिश्रित पानी डाला। उसमें दूसरी बोतल से एक काला पानी डाला और
पास में पड़े कुछ उड़द के दाने उसमें डाले, फिर और काफी सारी चीजें डाली और उसको अभिमंत्रित किया। फिर उसको सुरेश की ओर फेंका और सुरेश चिल्लाने लगा। उसकी चीख शायद हाईवे पर लोगों ने भी देखी होगी। सुरेश ने पहली बार इतने घंटों बाद मुंह खोला और बोला, मुझे इससे बचाओ, मेरा सर बहुत भारी हो गया है और मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। उसने खड़े होकर कुछ दिए बुझा दिए, उनको तोड़ दिया और कपड़े को भी बिखेर दिया। फिर तांत्रिक ने हमें कहा, आप तीनों इसको पकड़ो। हमने उसको पकड़ा और तांत्रिक खड़ा हुआ। उसने सुरेश के हाथ पैर और गले में कुछ अलग अलग साइज के धागे बांध दिए, जिससे सुरेश थोड़ा शांत हुआ और उसने अपनी आंखें खोलकर हमको देखा। सुरेश की आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों से सच में आंसू आ रहे थे। मैं समझ गया कि मेरा बेटा होश में आ गया है, लेकिन खतरे के बाहर नहीं है। तांत्रिक ने बोला कि अब इसको डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करना पड़ेगा। जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले जाओ और आप सब अपने हाथों से या इसको बंधे धागों को किसी भी हाल में निकालना मत। हमने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने ये भी कहा कि जल्दी से केबिन पर सीनियर को बताया जाए कि वहां पर भी किसी की जान को खतरा हो सकता है। अब जल्दी से केबिन खाली करो। लेकिन जब हमने फोन किया तो सीनियर ने बताया कि सुरेश का साथी सुदेश केबिन के बाहर मरा हुआ मिला है। उसकी बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेजा है। जब रिपोर्ट्स आई तो उन्हीं रिपोर्ट्स को डिपार्टमेंट में सुदेश के परिवार को और हमें बताई गई। उसमें लिखा था, शरीर तपने की वजह से, रक्त प्रवाह बढ़ने की वजह से और सांस बंद होने की वजह से जान चली गई। तुरंत तांत्रिक ने अपील की कि उस केबिन को तोड़ दिया जाए और वहां से हटाकर उस ट्रेनिंग कैंप को वहां पे बंद कर दिया जाए। प्रशासन ने मानी भी उनकी बात, क्योंकि काफी सारे लोगों की हालत ऐसी ही हुई थी वहां। जब केबिन वहां से हटाया गया तो तांत्रिक ने प्रशासन के सामने वहां से खुदाई करके एक कंकाल निकाला। वो उसी लड़के का था और उसके गले में अभी भी वो रस्सी थी। फिर प्रशासन ने उसको जलाकर नदी में बहा दिया। उसके बाद तांत्रिक ने कहा कि 1 महीने बाद आपके बेटे के लिए मुझे एक और विधि करनी पड़ेगी। उसके बाद आप और वो ये धागे निकाल सकते हैं। वो विधि हुई बहुत लंबी और खतरनाक। फिर मेरा बेटा थोड़ा मानसिक रूप से स्वस्थ हुआ, नहीं तो उसने बोलना, बातचीत करना और कुछ भी करना बंद ही कर दिया था। इतना बोलकर सुधीर चाचा एकदम भावुक हो गए और उन्होंने अपने चीलम को भी नीचे रख दिया। उनके बेटे ने उनको संभाला और बोला, आज मेरा भाई ड्यूटी करता है, लेकिन अभी भी उसके हाथ पैरों में वो खरोंचों के निशान हैं। सरोज, रीना और मोहन भी बहुत डर गए थे। रीना ने तो गोला पूरा खाया ही नहीं, आधा ही छोड़ दिया। सुधीर चाचा ने कहा, चलो जाओ तुम लोग अब अपने अपने घर, देखो यहाँ माहौल खराब होने लगा है। हरिराम काका ने भी कहा कि सच है, अब घर चलना चाहिए। इतना बोलकर सब एक दूसरे को बाय बोलकर चले गए। तो आपको इस बैठक की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये नेपाल से आए उन व्यापारियों की सच्ची कहानी है। हमारी इस सीरीज़ को आप अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा अगर आप सच में इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, और हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द इस सीरीज़ की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।